तो हमने अभी बात की थी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की, जिसमें इनडायरेक्ट मैनर में बना रहे हैं। तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन और फिक्स एलिमेंट हमने लिया हुआ है हाइड्रोजन। फिक्स एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। हम चाह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर लें। मनी है बेटा, माइक बंद कीजिएगा, पीछे से शोर आ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन को मिलाता हूं तो एक कंपाउंड बनता है CH4, अभी हमने ऊपर देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता हूं तो एक कंपाउंड बनता है वाटर, अभी हमने ऊपर देखा। अब इन दोनों को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है या नहीं, ये पता करना है। बहुत आसान है, दोनों कंपाउंड का रेशियो निकालो। CH4 का रेशियो 12:4। इधर वाटर का रेशियो 2:16। सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 16। अब दोनों रेशियोज को कंपेयर कर लो। 3:1 कंपेयरिंग विद 1:8। अब रेशियो की प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेशियो की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रेशियोज को आप कंपेयर कर रहे हो और दोनों रेशियोज में एक मेंबर जो है, दोनों रेशियो का एक मेंबर एक ही हो, जैसे यहां पर इस रेशियो का भी एक सेम हो। मेंबर 1 है और इस रेशियो का भी एक मेंबर 1 है। अगर दोनों रेशियो का एक मेंबर सेम हो तो बाकी जो दो मेंबर्स होते हैं वही फाइनल आंसर होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 3:8। 3:8 या 3:8। अब देख लेते हैं, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो 3:8 या 3:8 का मल्टीपल आया तो ये पॉसिबल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। कार्बन का मास 12, दो ऑक्सीजन का मास 32, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। 32। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। सेम हो गया? यस सर। जी बेटा, बस सेम हो गया तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट पैटर्न को फॉलो कर लेगा। अच्छा, कभी सेम भी हो ओके सकता है, सर। कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां पर आया 3:, फॉर एग्जाम्पल आया, यहां पर आया 2:8 आया फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर आपके पास 4:24 भी हो सकता है। अब देखने में तो ये सेम नहीं है, लेकिन टेबल तो वही है। 2 का टेबल पढ़ोगे 2 2 जा 4 हो जाता है, 8 का टेबल पढ़ोगे 8 3 जा 24 हो जाता है। 24। ठीक है ना? तो वो यही हमें स्टेटमेंट में भी यही कहा, या तो सेम होगा या फिर मल्टीपल रेशियो में आएगा। मल्टीपल से मुराद बेटा टेबल होता है, यानी कि जो सबसे लोवेस्ट टेबल मतलब वैल्यू आ रही है ना, उसी टेबल में आ रहा होगा, इसे कहते हैं मल्टीपल। समझ गए? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इस चैप्टर में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, वैसे तो ये टॉपिक इस चैप्टर के बीच में आता है जाके, पहले हम बहुत सारी चीजें और पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिलसिला ये है कि आप लोग जानते ही हैं कि रिड्यूस कोर्स की वजह से वो जो शुरू की तमाम तर चीजें हैं ना बेटा, वो कट गई हैं। ठीक है ना? इस वजह से रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, मतलब रिड्यूस कोर्स में शामिल है, तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है? इन द ईयर 1911 a scientist named Ernest Rutherford, उन्होंने अपने दो असिस्टेंट्स को गाइड किया
गीगर और वैगनर को कि वो एक खास किस्म का यहाँ पर वो करें, एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट दरअसल ये था कि अच्छा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा इसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक गोल्ड फॉयल लो, यानी कि गोल्ड फॉयल क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा मिठाई वगैरह के ऊपर एक पतला सा बहुत ही बारीक सा एक चांदी का वर्क लगा हुआ होता है। Yes, sir. वो इतना हल्का होता है कि हाथ में लेने से ही वो फट जाता है, बहुत हल्का होता है वो, बहुत लाइटर इन वेट होता है। Yes, sir. तो ये लाइटर इन वेट, बहुत लाइटर इन वेट जो होने की वजह से क्या होता है कि मतलब ये इतना ज्यादा लाइटर इन वेट है। अब उसी तरह का बिल्कुल आप वो जो आप मिठाइयों वगैरह पे लगाते हैं वो बना होता है चांदी का। सेम वही चीज आप बनाएं लेकिन बजाय चांदी के आप उसे गोल्ड से बनाते हैं, तो उसे कहेंगे गोल्ड फॉयल। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली और उस गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा रेडिएशंस को हिट कराना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि उस गोल्ड फॉयल में ये रहा न्यूक्लियस और ये हैं उसके शेल्स गोल्ड फॉयल के, मतलब एटम के। ये वो गोल्ड का एटम है बेटा उस गोल्ड फॉयल का जिसके ऊपर से आप अल्फा रेस को पास कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसके इन्होंने क्या किया, इसके इन्होंने ना चारों तरफ स्क्रीन लगा दी, मतलब इधर भी स्क्रीन लगा दी, इधर भी स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन क्यों? क्योंकि बेटा अल्फा रेडिएशन नजर तो आएगी नहीं आंखों से, तो उसको देखने के लिए कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई तरीका तो आपके पास होना चाहिए ना। तो इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट इस एरिया के चारों तरफ लगा दी। उसके बाद अल्फा रेडिएशंस को पास करना शुरू किया इस एटम पे से। अब आप देख सकते हो कि जो अल्फा रेडिएशंस हैं इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही, ये बिना किसी चीज से टकराए सीधे जाए जा रही है। मनीहा माइक बंद कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो बिल्कुल ही एज साइड से टकराई होंगी न्यूक्लियस के, वो इधर मुड़ गई। कुछ ऐसी रेडिएशंस भी थी कि वो जिस रास्ते पर गई थी उसी रास्ते पर टकराकर वापस आ गई। ठीक है। अब रदरफोर्ड को ना ये एटम नजर आया ना ये रेडिएशंस ऐसे जाते नजर आई। रदरफोर्ड को नजर क्या आया या रदरफोर्ड को मिला क्या? एक फोटोग्राफिक प्लेट जो इन्होंने यहां अतराफ में चारों जानिब लगा रखी थी, इनको फोटोग्राफिक प्लेट मिल गई। अब उस फोटोग्राफिक प्लेट में इनको क्या मिला? उस फोटोग्राफिक प्लेट में इनको कुछ धब्बे इधर नजर आए, कुछ धब्बे यहां नजर आए, कुछ धब्बे यहां नजर आए,
और बहुत सारे धब्बे यहां पीछे की तरफ नजर आए। अब देखो इससे इन्होंने नतीजा क्या निकाला, इससे इन्होंने नतीजा ये निकाला कि भाई पीछे की तरफ धब्बे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली था, इन अल्फा रेडिएशंस की रुकावट में कोई आया नहीं, तो वो अल्फा रेडिएशन सीधे सीधे चली गई और जाकर इससे टकरा गई। सेम इसी तरीके से यहां पर भी हुआ, लेकिन बीच में कोई बहुत भारी चीज थी, अल्फा के मुकाबले में ज्यादा भारी थी, जो अपनी जगह से हिली नहीं बल्कि अल्फा रेज उससे टकराकर इधर उधर गई। तभी कुछ अल्फा रेडिएशंस इस तरफ आ गई और कुछ अल्फा रेडिएशंस पीछे आ गई। रदरफोर्ड ने इस सेंटर पोर्शन को नाम दिया न्यूक्लियस का, और उसने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर होता है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो इस तरीके से ये है हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एटम सर्कुलर शेप का है। पॉइंट्स याद रखना, एटम सर्कुलर शेप का होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर वक्त घूमता रहता है। ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह होता है। जैसे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है और प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही एटम में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? बेटा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा, इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप रदरफोर्ड ने रखा था। देख लो सेंटर में गोल्ड फॉइल, ज्यादातर अल्फा रेडिएशंस पीछे जाकर टकरा रही हैं, कुछ अल्फा रेडिएशंस बेंट हो रही हैं। समझ गए? इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया था पूरा सेटअप। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ खराबियां थी। बेटा कोई सवाल तो नहीं है किसी को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में? अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे वरना मूव करेंगे। सर मेरे ख्याल से टाइम नहीं खत्म हो गया क्लास का। 3:30 तक है ना? अरे अरे सॉरी सॉरी जी बेटा, सर। बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा।